नमस्कार, मैं प्राची वर्मा और मेरी मित्र मानसी खर्क शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और आज हम आपको NSCL स्कैम की घटना के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें ये मौका दिया ये वीडियो बनाने का। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। NSCL स्कैम के बारे में जानने से पहले कुछ बातों का पता होना बेहद आवश्यक है, जैसे कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट एक तरह का बाजार है जहां विभिन्न वस्तुओं का व्यापार होता है। स्पॉट मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज एवं तरह तरह की कमोडिटीज का व्यापार होता है। स्पॉट मार्केट को कैश मार्केट भी बोलते हैं, जहां किसी भी वस्तु का एक मूल्य के हिसाब से उसकी नकद दी जा सकती है और उसका हाथों हाथ लेन देन हो जाता है, और जिस कीमत पर ये लेन देन किया जाता है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। स्पॉट मार्केट में कमोडिटीज की डिलीवरी ट्रेडिंग डे के 1-2 दिन बाद यानी T+2 दिन के बाद होती है। फॉरवर्ड मार्केट में हर दिन हर प्रकार के सामान का ओवर द काउंटर कारोबार किया जाता है। इन बाजारों में खरीदार और विक्रेता किसी उत्पाद के एक निश्चित मात्रा और गुणवत्ता के भविष्य के वितरण पे सहमत होते हैं। पेड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें एक ही प्रकार की वस्तु का लेन देन दो अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में दो अलग प्राइसेस पे होता है। आर्बिट्राज एक प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति अलग अलग बाजारों में कीमतों में अंतर आने के कारण मुनाफा कमाने के लिए एक ही समय पे संपत्ति खरीदता और बेचता है। आइए अब बात करते हैं NSCL क्या है और इस स्कैम की शुरुआत कैसे हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दृष्टिकोण के अनुरूप निर्मित और कृषि उपज के लिए देश भर में एकल बाजार बनाने हेतु नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2004 में की गई। 2003 से 2006 में किए गए सरकार के आर्थिक सर्वेक्षणों ने भी कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर एकल बाजार स्थापित करने की संस्तुति की, जिस पर योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ने भी हामी जताई। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के निमंत्रण के बाद MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ने एक नेशनल स्पॉट मार्केट बनाने के लिए नेशनल रिपोर्ट प्रस्तुत की। NSCL की स्थापना कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एक पंजीकृत कार्यालय के रूप में की गई थी। NSCL कृषि उत्पादों की पहली कमोडिटी एक्सचेंज थी जहां स्पॉट डिलीवरी हुआ करती थी। वन डे कॉन्ट्रैक्ट्स में फॉरवर्ड ट्रेडिंग का संचालन करने के लिए FCRA की धारा 27 के तहत सरकार द्वारा 3 स्पॉट एक्सचेंजेस NSCL, N-Spot और नेशनल AFMC को छूट दी गई थी। ये आयतन बढ़ाने के लिए किया गया था ताकि उनकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार हो। कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट 25 से 35 दिन तक एवं इससे अधिक दिनों तक चलता था, जबकि ट्रेडिंग T+11 डेज तक करने की इजाज़त थी। NSCL ने कई आदेशों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्चिंग रोकने का निर्देश दिया। इसके चलते जुलाई 2013 में एक्सचेंज को बंद कर दिया गया और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड और बहुत से ब्रोकर्स ने पेमेंट डिफ़ॉल्ट करा। इस स्कैम का खुलासा तब हुआ जब गोदाम में फिजिकल कमोडिटीज़ की कमी हो गई थी। गोदाम रसीदें किसी भी फिजिकल कमोडिटी द्वारा समृद्ध नहीं थी। ब्रोकर्स ने फर्जी स्कीम्स की मार्केटिंग और फर्जी रिटर्न्स का वादा करके इन्वेस्टर्स को फंसाया था। तो NSCL ने आखिरकार किया क्या? NSCL ने सिर्फ T+2 कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के बजाय कई कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार किए। उनमें से कुछ T+2 बेसिस पर सेटल होते थे और बाकी T+25 से 35 दिनों के बीच में सेटल होते थे। इस तरह के ट्रेड स्पॉट ट्रेड के अंतर्गत नहीं आते।
अब इन अलग अलग सेटलमेंट डेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आर्बिट्राज को बढ़ावा मिला। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक कमोडिटी है एक्स और उसके दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक +2 बेसिस पर सेटल होता है और एक +25 बेसिस पर सेटल होता है। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपए और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्लोजिंग प्राइस है 105 रुपए। जो प्राइस में डिफरेंस है वो कई फैक्टर्स की वजह से आ सकता है, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सीजनल फैक्टर्स इत्यादि। तो इन्वेस्टर्स क्या करते थे? इन्वेस्टर्स T+2 वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय करते थे, जिसके बदले में उनको सेकेंड डे पर डिलीवरी मिल जाती थी। फिर ये इन्वेंट्री NSCL वेयर हाउस में स्टोर होती थी और 25वें दिन दूसरे सेलर को बेची जाती थी। इस प्राइस डिफरेंस से जो भी रिटर्न मिलता था, इन्वेस्टर उससे बहुत खुश थे। इसके अलावा इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पेयर्स में बेचा जाता था, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को रियलिटी में बहुत अधिक स्टॉक रखे बिना भी कमोडिटी पर दांव लगाने की अनुमति मिली। और क्योंकि सारा प्रोसेस वेयरहाउस रिसीप्ट के जरिए होता था, तो इन्वेंट्री को मेंटेन ही नहीं किया गया, जो कि इस स्कैम के सबके सामने आने पर पता चला। इस केस में कई लोगों का हाथ था। सबसे पहले हम बात करेंगे जिग्नेश शाह की। जिग्नेश शाह फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के सह संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जिन्होंने कमोडिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। शाह दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज के वाइस चेयरमैन भी थे। फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें 2010 तक भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध भी किया। शाह को मई 2014 में मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के 5500 करोड़ के घोटाले में धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उन पर आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और साजिश का आरोप लगाया गया था। 31 अक्टूबर 2013 को शाह ने MCX के उपाध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका इस केस में ब्रोकर्स निभा रहे थे। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, चाहे वो शेयर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, ब्रोकर्स एक अहम स्टेक होल्डर है। इस केस में उन पर कई आरोप लगाए गए। ब्रोकर्स के खिलाफ सबसे पहला आरोप यह था कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स के निवेश को आकर्षित करने के लिए कई झूठे वादे किए थे। इन्वेस्टर्स को रिस्क फ्री रिटर्न तक का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से स्पॉट मार्केट में आर्बिट्राज को बढ़ावा दिया। इन्वेस्टर्स को यह विश्वास दिलाया कि जो उनके पेयर ट्रेड्स हैं, उनके लिए सफिशिएंट स्टॉक वेयर हाउसेज में है। सेबी को यह भी संदेह था कि ब्रोकर्स ने क्लाइंट कोड संशोधनों में हेरफेर की है। साथ ही सेबी ने ब्रोकर्स के खिलाफ अपने ऑर्डर में कहा कि इन ब्रोकर्स ने बिना अपने क्लाइंट्स की परमिशन के उनके नाम पर कारोबार किया। क्लाइंट्स के अकाउंट में डेबिट बैलेंस होने के बावजूद उन्हें ट्रेड करने की अनुमति दी गई। और तो और इन्होंने ग्राहकों के खाते और संगठन के खाते के बीच फंड्स को अलग अलग नहीं किया। कुछ ब्रोकर्स ने इन्वेस्टर्स को यह भी बयान दिया कि जो गोदाम में सामान रखा है वो इंश्योरेंस कवर के अंडर आता है, जो कि FCRA के धारा 21G के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा ये ब्रोकर्स सस्पिशियस या संदेहजनक ट्रांजैक्शंस को वक्त पर रिपोर्ट करने में विफल रहे, जिससे NSCL के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इसमें अभी तक मुख्य रूप से 4 मेजर ब्रोकर्स, जिनमें आनंद राठी कमोडिटीज, इंडिया इन्फोलाइन कमोडिटीज, जियो फिनकॉम ट्रेड, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज को दोषी पाया गया है। उन पर डिलीवरी का वादा किए बिना रिटर्न सुनिश्चित करने का आश्वासन देकर NSCL के कॉन्ट्रैक्ट्स को गलत तरीके से बेचने का आरोप लगाया गया है। सेबी ने इनके अलावा घोटाले में कथित भूमिका निभाने के लिए 300 और ब्रोकर्स के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बाकी ब्रोकर्स की जांच अभी भी चल रही है। जांच के तहत एलिगेट ब्रोकर्स पर भी इसी तरह के आदेश की उम्मीद है और इसका उनके इक्विटी ट्रेडिंग संचालन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सेबी द्वारा दोनों व्यवसायों के लिए एक ही लाइसेंस की पेशकश के बाद कुछ ब्रोकर्स ने अपने इक्विटी और कमोडिटी कारोबार का विलय कर लिया था।